हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा साइंस सॉल्यूशन में। आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास 10th का मैथ जिसका लेसन 1 है रियल नंबर्स, उसका तीसरा क्लास लूँगा। इससे पहले वाले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी कंप्लीट कर दिया था। जो भी फ्रेंड्स वो थ्योरी नहीं देख पाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, लेसन 1 के एक्सरसाइज 1.1 में ये एनसीईआरटी का है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताया था ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो उसी का प्रयोग करके हमको इन दोनों संख्याओं यानी 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। सॉल्व। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग इधर रफ में इसका भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक, तो आइए 135 255 225 क्या हो जाएगा, एक मरतबा 90। अब यहाँ पे क्या आएगा 135 एक मरतबा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 दो में 90 कट गया। अब इसका एचसीएफ क्या हो गया भाग विधि से, एचसीएफ ऑफ 135 225 इक्वल टू 45। अब चलिए इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि जो इसमें बड़ी संख्या उसको हम लोग ए मानेंगे और जो सबसे छोटी संख्या उसको बी मानेंगे और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। तो आइए मानते हैं, माना ए इक्वल टू 225 तथा बी इक्वल टू 135। ठीक, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A equal to BQ plus R where 0 is smaller than and equal to R and R is always smaller than B से क्या हो जाएगा 225 बराबर 135। B यहाँ पे हम इस पे बैठाएंगे तो B यहाँ पे हमें 135 मानने हैं। अब देखिए 135 को हम किस संख्या से गुना करेंगे जो इसमें लग जाएगा और शेष भी बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 135 को जो 225 में पहली बार लगाया है तो एक मरतबे में लगाया है, यानी कि इसका जो भागफल है वो पहला बार वो क्या है, एक है। तो यहाँ पे गुना 1 लिख देंगे। उसके बाद शेष हमको कितना आया है 90, ये लिख देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेप का भाजक था उसको हम लोग ए बना लेंगे, यानी कि भाज्य बना लेंगे। तो 135 बराबर और बी फर्स्ट स्टेप का जो शेषफल था उसको हम लोग बी बना लेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वही किया है 90 गुना। अब देखिए 9 से कितना बार में लगाए, 90 से एक बार में लगाए हैं। उसका शेष हमको कितना आया है 45, ये यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए करेंगे, ये जो 90 है इसको हम लोग भाज्य बना लेंगे बराबर और ये शेष जो है इसको भाजक बना लेंगे 45। यहाँ पे देखिए 2 बार में लगाए हैं गुना 2 और शेष हमको कितना आया है 0। अब चूंकि ये तीसरा प्रोसेस में आकर के शेष 0 आ चुका है, ठीक, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 135 225 इक्वल टू 45 आंसर। क्योंकि जिस स्टेप में
शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 6q + 1 या 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमको दर्शाना है। चलिए माना, पहले मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू a, यानी कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या है, हमारा a है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम a इक्वल टू BQ + R where 0 is smaller than and equal to R and R is always smaller than B से क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू BQ + R। ये धनात्मक विषम पूर्णांक था वो क्या हो गया, a इक्वल टू BQ + R। अब चूंकि हमको यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है वो 6q + 1 या 6q + 5 या फिर 6q + 3 के रूप का लाना है। तो यहाँ पे ये 6 जो देख रही है क्या है, भाजक है, यानी कि हमको भाजक यानी कि b का मान 6 लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, b इक्वल टू 6 लेने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q + R। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि शेषफल जो होगा, ये r शेषफल जो होगा वो भाजक से हमेशा छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, कम से कम तो एक छोटा ही होगा। जैसे देखिए अगर 6 से हम 11 में भागा देते हैं तो एक मरतबे में लगता है यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 5 बच जाता है। ये 6 से कितना कम, इन भाजक से 1 कम है। अगर वहीं हम इसमें 1 प्लस कर दे, अगर यहाँ पे 12 कर दे तो यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। तब यहाँ पे 2 मरतबे में 12 से लगेगा, शेषफल 0 आएगा। यानी कि शेषफल जो है ये कभी भी भाजक के बराबर नहीं होगा, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, संभावित शेष जो होगा वो क्या होगा, शेषफल यहाँ पे चूंकि भाजक 6 है तो 6 से छोटा ही होगा। तो 5, 4, 3, 2, 0 भी हो सकता है। तो संभावित शेष क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। संभावित शेष
यानी कि R इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखिए समीकरण 1 में R इक्वल टू 1 रखने पर, समीकरण 1 में R इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 6Q प्लस 1। अब देखिए ए हम क्या माने थे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे। A इक्वल टू धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे, और धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हमको क्या सिद्ध करना था, ये दर्शाना था। तो ये देखिए A इक्वल टू 6Q प्लस 1 आ गया, ये वेरीफाइड, यानी कि ये जांच हो गया। चलिए दूसरा नंबर में देखते हैं। समीकरण 1 में दूसरा प्रूव कर देंगे 6Q प्लस 3 वाला, यानी कि यहाँ पे देखिए 6Q का रूप तो इसमें हमको है ही, सिर्फ R बराबर हमको यहाँ पे जो लाना है वो रख देना है। तो R बराबर इस बार हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। पहले बार 1 रखे थे क्योंकि वहाँ पे 1 लाना था, अब 3 लाना है तो 3 रखेंगे, उसके बाद 5 लाना है तो 5 रखेंगे। तो समीकरण 1 में R इक्वल टू 3 रखने पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, ये भी जांच हो गया, वेरीफाइड। और तीसरा समीकरण 1 में R इक्वल टू 5 रखने पर क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये भी हो गया वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 भी बन गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कह रहा है किसी परेड में जो है 616 सदस्य हैं और आर्मी बैंड में कितना है, 32 सदस्य है, यानी कि 2 समूह है, एक में 616 सदस्य और दूसरे समूह में है 32 सदस्य। ठीक, कह रहा है उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, दोनों को मार्च करना है, यानी कि जाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। कह रहा है उसमें जो ये मार्च करेगा उसमें जितना भी पंक्ति बनेगा, मान के चलिए ये पंक्ति बन रहा है, अगर इसमें x सदस्य है, इस पंक्ति में x सदस्य है तो इसमें भी x ही होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में दोनों समूह से समान सदस्य भी होना चाहिए। जैसे मान के चलिए इसमें पहले पंक्ति में 32 समूह में से 2 सदस्य आया और 616 वाले समूह में से 15 सदस्य आया, तो इसमें भी उतना ही होना चाहिए, 15-2 सब में उतना ही। ठीक, तो दोनों समूह के सदस्य जो प्रत्येक पंक्ति में समान होना चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में जो सदस्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो क्या रहा है कि इस तरह से कितनी पंक्ति अधिकतम बन सकती है जिसमें कि ये सभी सदस्य आ जाएं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, आप लोग नोट करते चलिएगा। दिया है परेड में सदस्यों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 616, तथा आर्मी बैंड में सदस्यों की कुल संख्या
बराबर 32। तो हमको क्या प्राप्त करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में बांटने पर स्तंभों की कुल संख्या बराबर वाट। यानी कि परेड में कितना कुल सदस्य है, 16 और आर्मी बैंड में कितना है, 32। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में बांटने पर स्तंभ की कुल अधिकतम संख्या बराबर वाट, यानी कि ये हमको प्राप्त करना है। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तब क्या हो जाएगा, अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ पे कह रहा है कि स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो याद कीजिए हम लोगों ने एससीएफ में क्या पढ़ा था। एससीएफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एससीएफ दी हुई संख्याओं के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी हुई प्रत्येक संख्या विभाजित होती है। यहाँ पे दी हुई कौन कौन सी संख्या है, 616 और 32। ठीक, तो अगर हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, और जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकल के आ जाएगा उससे बड़ी और कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों संख्या को विभाजित कर देगी। तो इससे हमको क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 616 और 32, यही निकालना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने एचसीएफ निकालने के लिए विशेष रूप से ये पढ़ा है, इसी कारण इसमें हमको इसी का यूज करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, इसका कोष्ट लिख देते इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी। ठीक, से क्या हो जाएगा, 616 इक्वल टू 32 गुना, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में कर लेते हैं 616 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 296, 9 मरते 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 दूना 18 का 18 से लिख 9 तिया 27 1 28, 288 कितना बचा, 16 में से 8 गया 8 18। अब देखिए यहाँ पे क्या उतरेगा 32, 1 मरतबे 18, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कट गया, सॉरी यहाँ पे 8 ही बचेगा, 8 यहाँ पे 4, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो इस तरह से इसका एचसीएफ हमको क्या निकला 8, क्या निकला एचसीएफ 8, यहाँ पे लिख देंगे हम 32 गुना 19 प्लस 8, उसके बाद 32 इक्वल टू 8 गुना 4 प्लस 0, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 616 32 इक्वल टू 8। अतः
स्तंभों की संख्या बराबर 8। आंसर आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर का जो हमारा सवाल है वो ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको प्रूव करना है, क्योंकि दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसका हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लोगों के पास बुक होगा ही, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू R एंड R इज ऑलवेज स्मॉलर देन B। ठीक, ये होगा। अब चूंकि यहाँ पे हमको क्या रूप लाना है, 3m या 3m+1 का इस रूप में लाना है धनात्मक पूर्णांक को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना b इक्वल टू 3 रखने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस R। तो यहाँ पे संभावित शेष क्या हो जाएगा, संभावित शेष, क्योंकि शेष जो होगा वो भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, तो क्या हो जाएगा शेष 0, 1 और 2। ये हो गया शेष। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में R इक्वल टू 0 रखने पर, 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 0। तो क्या आ गया, a इक्वल टू 3q। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या रहा था, 3m के रूप का। हम लोग क्या कहेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर जो आया, तो यहाँ पे हमको धनात्मक पूर्णांक माने थे a को, उसका वर्ग भी आ गया। हमको यही सिद्ध करना था कि धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होता है उसके वर्ग का जो रूप होता है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए क्या आता है, a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए हमको चूंकि 3m के रूप में लाना था, तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3q स्क्वायर। इसको फिर से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये कॉमन आ गया। अब ये जो है 3q स्क्वायर, इसको मान लेंगे, माना 3q स्क्वायर इक्वल टू m, इसीलिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कीजिए।
दूसरा रूप हम लोगों को क्या लाना था, दूसरा रूप हम लोगों को क्या लाना था 3m + 1। तो हम लोग लिखते हैं r = 1 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो a = क्या हो जाएगा 3q + 1। अब इस समीकरण को मिटा देते हैं, 3q + 1। अब देखिए हमको वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² = 3q + 1 ये आएगा। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a² = ये a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा तो क्या होगा 3q² + 2 × 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a² = 9q² + 6q + 1। अब देखिए हमको चूंकि इसके रूप में जो है 3m + 1 लाना है, ये 1 को हम लोग रहने देंगे और इधर जो है इधर हम लोग 3 कॉमन लेके जो बचेगा उसको m मान लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग a² = इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q² + 2q + 1। अब माना 3q² + 2q = m, इन सब को हम लोग क्या मान लिए m मान लिए। तो क्या हो जाएगा इसीलिए a² = 3m + 1 वेरीफाइड। फ्रेंड्स ये सवाल हमारा हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक, हम लोग इस तरह का 2 सवाल बना चुके हैं, तो ये सवाल आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो क्या होता है 9m या 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखेंगे a = bq + r। यहाँ पे b = हम लोग 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा a = 9q + r, ये आ जाएगा हम लोग का। अब संभावित शेष हम लोग का क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 से लेकर के 8 तक आएगा, 8 तक आएगा। तो पहली बार में हम लोग को क्या लाना है 9m, तो हम लोग पहली बार में संभावित शेष क्या लेंगे 0। ठीक, दूसरी बार में हम लोग को लाना है 9m + 1, चूँकि 1 का क्यूब 1 ही होता है तो दूसरी बार में हम लोग शेष क्या लेंगे 1। और तीसरी बार में हम लोग को 8 लाना है। तो सबसे पहले देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्गोरिदम में तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा a³ = 9q + 2 का क्यूब, ऐसे होगा। अब चूंकि 2 का क्यूब 8 आता है तो हम लोग को शेषफल 8 आ जाएगा, ये r जो है 8 आ जाएगा 2 लेने से। यहाँ पे हम लोग r जो है 8 नहीं लेंगे, r 2 लेंगे, जिससे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। अब मैं एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी अगली क्लास में दूंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित का मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय। तो जो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देख रहे थे, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स।